हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सामाजिक विषय हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सामाजिक विषय पढ़ने के जो भी कारण थे हमने आप लोगों को पहले ही बता दिए। आज हम सामाजिक विषय का जो एक भाग है, जो पहला मैंने आपको बताया था कि भूगोल, इतिहास और नागरिक जीवन, ये तीनों हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम स्टार्ट करेंगे इतिहास से। और इतिहास की सामान्य समझ जब हम भूगोल के साथ साथ, इसके साथ साथ पैरेलल हमारी कक्षा चलेगी भूगोल की, तो जब हम इतिहास और भूगोल को साथ साथ पढ़ेंगे तो हम पिछली सारी चीजों को, वो कहाँ हुआ, मतलब किस जगह पे हुआ वो और क्या हुआ, इसका अध्ययन हम इतिहास और भूगोल को साथ साथ पढ़ने के बाद कर लेंगे। फिर हम उन शासन व्यवस्थाओं की बात करेंगे, वो तौर तरीकों की बात करेंगे जो हमको यहाँ देखने को मिलती है, वो हम नागरिक जीवन में पढ़ेंगे। तो नागरिक जीवन में सबसे लास्ट में शुरू करूंगा, उससे पहले इतिहास और भूगोल को पैरेलल में चलाऊंगा, समानांतर चलती रहेगी। पहली कक्षा आपकी इतिहास की होगी, दूसरी कक्षा आपकी भूगोल की होगी, फिर तीसरी कक्षा इतिहास की होगी, चौथी कक्षा भूगोल की होगी। तो हम इतिहास भूगोल को साथ में पढ़ते और समझते चलेंगे। फिर उसके बाद तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। मैंने लिखा हिस्ट्री, हिंदी में मैंने लिखा इतिहास। अब जैसे ही हम ये पाठ शुरू कर रहे हैं, ये विषय हम जैसे ही पढ़ने जा रहे हैं, हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि एक सवाल आना चाहिए, ये है क्या जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो पिछली कक्षा में हमने ओवरऑल सामाजिक विषय की बात की। हम अब क्या देखने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं स्पेशली इतिहास को। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, आप लोगों से जवाब चाहूंगा कि आप अपने घर के मामले में, जो आपका घर है, खुद का घर है, जो घर का परिवार है, उसके मामले में आपको अगर कोई जानकारी लेनी होती है तो किससे जानते हैं आप? दादा दादी से पूछते हैं, भाई उन्हीं को तो पता होगा, जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को पता होंगी। ये तो हो गया घर की बात। रिश्तेदारों के विषय में जानकारी के लिए भी हम बूढ़े ही खोजेंगे, उनके घर के जो बूढ़े हो वही बता पाएंगे, या हमारे घर के दादा दादी ही बता पाएंगे कि उनके घर में भी क्या हुआ करता था, कैसे वो जीवन जीते थे, क्या करते थे। लेकिन उन लोगों के विषय में हम जानकारी कहां से प्राप्त करेंगे जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है? तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? इतिहास। क्या पढ़ना पड़ता है? इतिहास पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज आप हिंदी जानते हो? आप लोग हमेशा सब लोग हिंदी जानते थे? नहीं ना, बहुत लोग ऐसे रहे होंगे जो हिंदी नहीं जानते रहे होंगे। अच्छा, कोई भी भाषा, क्या जरूरी है कि पहले के लोग कोई भी भाषा जानते रहे हों? ऐसा भी तो हुआ होगा कि कोई भी भाषा नहीं जानते रहे होंगे। तो उस समय के इतिहास को फिर हम कैसे पता लगाते हैं? एक सवाल खड़ा हुआ ना, मन में आया होगा ये सवाल कि फिर उस समय के इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे? तो इस कारण से, क्योंकि हर समय भाषा का ज्ञान नहीं होता, हर समय लिपि का ज्ञान नहीं होता। लिपि समझते हो आप लोग? तो हिंदी जब लिखते हैं तो उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। उस लिपि में हम लिखते हैं और उसको पढ़ने के समय में हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा हुआ कि लोगों को देवनागरी लिपि आती थी? नहीं, बहुत सारी और लिपियां रही होंगी, वो आता रहा होगा। उससे पहले वो भी नहीं आता रहा होगा। तो हम तो आज के इतिहास को हम पुस्तकों के माध्यम से जो पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी है, या कहीं कहीं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं और भाषाओं में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले के समय का जो इतिहास था, उनको क्या पता कि ये पढ़ा भी जाएगा? उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो वो अपने स्वाभाविक तौर तरीकों से सारी चीजें करते आए थे। इस कारण से हम इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? 3 खंडों में बांटते हैं। तो हम जैसे ही लिखते हैं इतिहास, इसको हम बांटते हैं 3 खंडों में। तो प्रथम खंड क्या हो जाएगा? आप कोई, किसी को जानकारी है प्रथम खंड क्या हो जाएगा? नहीं, मैं बताता हूं। इसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? ठीक। दूसरे को बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे को बोलते हैं हम ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। ये 3 हो गया। अब इन तीनों में क्या अंतर है? क्यों हमें लगे ये चीज कि ये अंतर वाली चीज है?
सब में ऐतिहासिक 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 जुड़ा हुआ है। एक में प्राक लिख दिया मैंने, एक में मैंने आद्य लिख दिया। इससे क्या फर्क पड़ गया? अभी मैंने किस चीज की बात की? भाषा की बात की, लिपि की बात की। भाषा मतलब वो जो हम सुन के समझते हैं, जिस भाषा में हम लिखते हैं, लिखते समय जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल की जो घटनाएं थी, इतिहास के समय की पहले की वो घटनाएं जिनका कोई लिखित प्रमाण हमको मिला ही नहीं, उसको क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। मतलब लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं, लिखित प्रमाण इसका उपलब्ध ही नहीं है। अब फिर इसके विषय में कैसे जानते होंगे ये भी मैं बताता हूं, अभी इन चीजों को भी समझ लेते हैं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? तो उस समय की घटनाएं, जिस समय की बात मैं कर रहा हूं, उस समय की घटनाएं लिखी तो गई लेकिन उनकी लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। तो यहां क्या होगा? लिखित प्रमाण तो उपलब्ध है ना, लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, किंतु पठनीय नहीं, पठनीय नहीं, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। इस कारण से भी हमको उन सब सारी चीजों के विषय में कोई जानकारी ढंग से नहीं है। यहां लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला तो इनकी जानकारी कैसे होगी? अंदाजे से। अब वो अंदाजा किस चीजों से लगेगा अभी हम आगे समझेंगे। यहां पे लिखित चीजें मिल तो गई लेकिन हमको पढ़ना ही नहीं आता। अब अगेन हमको जब पढ़ना नहीं आता तो हम फिर क्या करेंगे? अगेन अंदाजा। अब अंदाजा क्या फिर उन्हीं लिखित चीजों से अंदाजा? नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो लिखित रूप में हमको अंदाजा दिला पाएंगी, जो चित्रात्मक शैली में होंगी, या फिर ऐसा कुछ कि वहां पे जो हुआ उसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। अब ये क्या है? इसमें क्या है? लिखित प्रमाण उपलब्ध है एवं पठनीय है, जिनको पढ़ा भी गया है। तो ये तो साफ साफ हो गया ना कि यहां की घटनाओं का आधार क्या होगा? जो हम पढ़ेंगे वो कोई लिखित चीज होगी, उसके आधार पे हम इन सब सारे इस घटनाक्रम को देख लेंगे कि उस समय क्या क्या हुआ था। ठीक। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? उपलब्ध है किंतु पढ़ा नहीं गया है। वहां पे हम अंदाजे से बात करेंगे, धारणाओं को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, वहां की बहुत सारी चीजों को समझेंगे। अब प्राक ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित प्रमाण ही उपलब्ध नहीं। इन सब सारी चीजों को देख करके आपको क्या लगता है कि जो इतिहास हमको बताया जाता है या जो हम जानते हैं, ये जानने के लिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के हर चीज को समझना चाहिए हमको। अगर हम सब्जेक्ट की सामान्य जो आधारभूत चीजें होती हैं उनको अगर हम नहीं समझते हैं तो हम चीजों को सत्य या असत्य की कसौटी पे देखने लगते हैं। लेकिन सारी चीजें पूर्णतया सत्य हो जरूरी नहीं है, पूर्णतया असत्य हो जरूरी नहीं है। तो उनको हम इस आधार पर देखेंगे कि एग्जैक्टली उनको कैसे हमने समझा, कैसे हमने जाना। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि प्रागैतिहासिक काल, अब यहां पर लिख दिया मैंने, सामान्य सी बात है कि लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं, उस समय की घटनाक्रम को बताने का क्या आधार हो सकता है? कोई ऐसे समाज में आप जाओ जहां पे कोई लिखित चीज न हो, वो चीज समय बीत चुका है, आप उन सब सारी चीजों का कैसे अंदाजा लगाओगे? कोई एग्जाम्पल किसी के दिमाग में चल रहा हो, सोच पा रहे हो? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आज आप कैसे कपड़े पहन रहे हो देख रहे हो? जब आपके अभी जब जमीन में गड्ढा वड्ढा खोदो कहीं पे खेलने कूदने के लिए, आप लोग जब गड्ढा वड्ढा करते होगे तो आप देखते होगे कि जमीन के अंदर कुछ चीजें आपको मिलती होंगी। क्या क्या मिलता है? कंकड़ मिलता है, किसी बर्तन का टुकड़ा भी मिल जाता है कभी कभी, कोई कपड़ा भी मिल जाता है कभी कभी, किसी की टूटी हुई कंघी भी मिल जाती है कभी कभी। और क्या मिलता है? पॉलीथीन मिल जाता है। वेरी गुड। और क्या मिलता है? फटे पुराने कपड़े, इस पे बात हुई। और क्या मिल जाता है? लोहा मिल जाता है। वेरी गुड। मतलब कि हम धातु की बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई धातु भी हमको जमीन में दबा हुआ मिल जाता है। ठीक है। इससे क्या अंदाजा लगता है कि यहां रहने वाले लोग ऐसे कपड़े पहनते होंगे, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते होंगे, ऐसे धातुओं की जानकारी उनको होगी, कंघी का इस्तेमाल करते होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इस आधार पे हम ऐसे जो ये प्राक ऐतिहासिक काल है
वहां पे मिले जो भी चीजें हमको मिली जमीन के अंदर, उन सारी चीजों को खोज करके उनका अध्ययन किया गया, उसके आधार पे एक काल्पनिक कहानी गढ़ी गई। ये जान लेना कि ये वास्तविक नहीं है, वास्तविक हो सकती है बट आप दावा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आप मिली हुई चीजों के आधार पे एक असम्पशन कर रहे हैं, एक धारणा बना रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती रही होंगी। ये क्लियर है? तो अब यही कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, और यहाँ पे तो हमको लिखित प्रमाण मिलते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा मेरे से कि जो खोदने वाले कौन होते थे, क्या वो भी खेलते कूदते खोद दिए होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पुरानी चीजों को खोजने के लिए जो चीजों को, जो भवनों के खंडहर भवन है ना, आपके घर पुराने पुराने होते होंगे, जो कच्चे बच्चे मकान आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी दादी उसमें रहा करती थी, आज की डेट में वो खंडहर है। तो ऐसे ही तो हमारे पूर्वज या वो व्यक्ति जो लोग बहुत पहले रहते थे इस काल में, उनके घर मकान रहे होंगे। इन सबको खोजने वालों का कुछ नाम होता था। क्या होता था? पुरातत्ववेत्ता। शब्द देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने की चीज है कि पुरातन चीजों को खोजने के लिए जब हम जमीन की खुदाई करके कुछ अवशेष निकालते हैं, प्राचीन भवनों से, प्राचीन खंडहरों से, तमाम चीजों का एक क्रमशः अध्ययन करके उसके आधार पर जब चीजों को देखते हैं, तो हमको ये ऐसा जो लोग करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता। बोलो आप लोग एक बार। तो ये चीज आप दिमाग में बना लीजिए कि ये पुरातत्ववेत्ता लोग ही ये सारी चीजें ढूंढते थे। ठीक, पुरातत्ववेत्ता क्लियर हो गया। अब ये बात आती है कि ये सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पे भी खोजी, यहाँ पे भी खोजी। जो भी चीजें इनको मिली उसमें कुछ ऐसी भी चीजें मिली होंगी जिसपे कुछ लिपियां लिखी हुई रही होंगी, कुछ चित्र बने रहे होंगे, उनके चित्रात्मक आधार पर भी इन्होंने कहानियां बुनी होंगी। तो कुछ ऐसे भी चीजें मिली है जहां पे कुछ चीजें लिखी जाती थी। आज आप कहाँ लिखते हो? आपको कुछ लिखना होता है, कहाँ लिखते हो आप? कॉपी पर लिखते हो और पेन से लिखते हो, है ना? क्या हमेशा पहले के समय में भी ऐसी ही स्थिति रही? नहीं रही। तो पहले के लोग कहाँ लिखते रहे होंगे? जहां मन आया तहां। ऐसे बोलो ना। जैसे आप ऐसे सोचो, आपको कुछ चित्र बनाने की इच्छा हुई, आपको लिखना तो आता नहीं था, या लिखना आता भी था अपने हिसाब से, तो आप कहाँ लिखोगे? जब पन्ना है नहीं, कलम है नहीं, तो आप लिखोगे कहाँ? जहां मन आया वहीं पे, है ना? जहां मन आया वहीं पे हमने लिख दिया। तो वो कौन कौन सी जगह हो सकती थी? दीवार हो सकता था, पत्थर हो सकता था, जहां पे भी मिल गया वहीं पे। तो अब लिखने के क्या क्या उस समय वहां पे हिसाब किताब थे, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमने जो प्रमाण देखा, इसको हम मिटा देते हैं। जो सबसे पहला हमने प्रमाण देखा वो देखा ताड़पत्र, है ना? क्या बोलते हैं? ताड़पत्र। हाँ, ताड़पत्र। ताड़पत्र ये होता क्या था भाई? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। ताड़ का पेड़ समझ रहे हो? ताड़ का एक पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ के पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। उस ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते पर जो लिखा जाता था वो कहाँ लिखा जाता था? ताड़पत्र उसको बोलते थे। ताड़ के पत्र पे क्या है? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। ठीक, क्लियर हो गया? इन पे भी वो लिखते थे। अब यहीं पे देखते चलो साथ साथ कि क्या ये ड्यूरेबल है? ड्यूरेबल का मतलब कि बहुत दिनों तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। बहुत कुछ चीजें समाप्त हो गई होंगी, कुछ अवशेष के रूप में यहां वहां जमीन में दबा मिल गया होगा। आगे क्या है भाई? भोजपत्र। ये क्या होता था? भोजपत्र क्या होता था? भूर्ज नामक पेड़ की छाल। अब ध्यान से समझना, यहां हमने ताड़पत्र की बात जब की तो इसके पत्ते पर लिखा जाता था, और जब भोजपत्र की बात की तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल हुआ करती थी। अब क्या होता रहा होगा? सामान्य तौर पे जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, सपोज दैट ये पेड़ है। अब इसके ऊपर जो छाल है तो यहां से कट मारा, यहां से कट मारा, और ऐसे धीरे 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 करके पूरा उखाड़ लिया।
लंबा चौड़ा हो गया। इस भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी लोग लिखते थे। ठीक, अगला क्या है भाई? ताम्रपत्र। ताम्र पत्र। ताम्र को देख करके क्या समझ में आ रहा है, क्या है ये? तांबा है ना, तांबा है। अभी तांबे पर कैसे लिखोगे आप? क्या करते थे फिर उसको? पीट पीट के चौड़ा टुकड़ा बना दिया। तो इसमें क्या हम लिख देंगे? तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। इस पे भी ये लोग लिखते रहे। हाँ, ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो ये ज्यादा दिन तक टिकता रहा होगा, क्योंकि ये धातु का था। हालांकि खराब तो ये भी होगा, फिर भी अपेक्षाकृत ये सबसे ज्यादा दिनों तक टिका रहा होगा। और क्या था भाई? क्या है भाई? पत्थर के खंभों पर स्तंभ लेख। स्तंभ सुन के क्या लग रहा है? स्तंभ मीन्स क्या होता है, किसी को समझ में आया? खंबा का खंबा, सामान्य तौर पे समझो तो खंबा कहते हैं स्तंभ। उस पे कुछ चीजें लिखी रहती थी, उसको क्या कहते थे? स्तंभ लेख। इसका डेफिनेशन क्या लिख दें? पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। खंभों पर लिखे लेख। ठीक, शिलालेख। शिला मीन्स क्या होता भाई? पत्थर। शिला मीन्स होता है पत्थर। बड़े बड़े पत्थर हैं, उस पे कहीं भी कुछ लिख दिया तो वो क्या है, मिटेंगे जल्दी? नहीं। कहते भी, उदाहरण भी है ना, पत्थर की लकीर। मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, मतलब कि बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाली चीज थी, इसीलिए तो ढूंढा गया, इसीलिए तो यहां से मिले। शिलालेख इसको क्या बोलते हैं? इसको पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। अब आप समझे कि हमको जो एविडेंसेस, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुराने समय में, पुराने समय के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो इन सारी चीजों पर लिखे हुए भी प्राप्त हुए हैं। तो हम जब इनको देखेंगे तो इनसे भी हमको ये चीज समझ में आती है कि इन सब सारी चीजों पर भी लिखी जाती थी चीजें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये टॉपिक क्लियर है? हाँ, अब आते हैं हम इतिहास जानने के स्रोत पे। इतिहास जानने के स्रोत, इसको मैं बांटूंगा दो खंड में। कितने खंड में? पहला खंड का क्या नाम है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और इधर क्या है? और यहां पे होगा साहित्यिक। देखो, ये शब्द सुनने पर इतने अजीब से लगते हैं, इस कारण से अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पुरातत्ववेत्ता बताया था ना। तो पुरातत्ववेत्ता जो जो खोजेगा वो कौन से स्रोत होंगे? पुरातात्विक स्रोत होंगे। ठीक है, साहित्य कौन सा होगा? जो लिखा गया है, जिन चीजों को लिख दिया गया है वो कौन से स्रोत होंगे? साहित्यिक स्रोत होंगे। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत का मतलब पुस्तकें। सामान्य सी बात समझो कि साहित्यिक स्रोत का मतलब पुस्तकें। अब जब हम पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो इसमें कितने खंड बनेंगे भाई? दो। कौन कौन से? अभिलेख, सिक्के एवं मुहरें। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में कौन सा बनेगा? तीन बनेगा। पहला क्या बनेगा? धार्मिक साहित्य, फिर क्या बनेगा? धर्मेतर साहित्य, और विदेशी यात्रियों के लिखे गए साहित्य। इतने में ही समझ में आ जाएगा विदेशी यात्रियों ने जो लिखा होगा। अब देखो, अभी जो हम लोगों ने बात करी थी थोड़ी देर पहले, वो बात करी थी इतिहास जानने के स्रोत के स्टार्टिंग के पॉइंट की। अब हम समझेंगे कि पुरातत्ववेत्ता आप लोग समझ गए, पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं आप लोग समझ गए कि पुरातत्ववेत्ता जमीनों को खोदेंगे, उसमें से जो भी खंडहर फंडहर होगा उसमें से जो भी चीजें निकालेंगे वो सारी चीजें पुरातात्विक स्रोत में आएंगी। तो उसमें क्या क्या आएगा? अभिलेख। अभी बताया ना, अभिलेख का मतलब क्या?
या तो स्तंभ वाला बात होगा या फिर शिलालेख वाला बात होगा, वो क्या हो जाएगा, अभिलेख। उसके बाद क्या होगा, सिक्के एवं मोहरे। कभी खोदने उदने में सिक्का उक्का मिला है तुम लोगों को? मिला है? किसको मिला था भाई? कितने रुपए का सिक्का मिला था? हाँ? कभी 2 का 1 का। तो ऐसे ही उन लोगों ने भी खोजा होगा, जब जमीन की खुदाई करी होगी तो कुछ तो मिला होगा। तो उसमें जो सिक्के मिले होंगे वो हर समय एक जैसे। अच्छा, आप लोगों को सब नया नया सिक्का मिला था कि पुराना भी मिला था? पुराना भी मिला था ना। तो ऐसे ही इन लोगों को अलग अलग समयों के राजा महाराजाओं के द्वारा प्रयोग किए गए अलग अलग प्रकार के सिक्के मिले होंगे। तो जैसे अभी तो जो सिक्के बनते हैं सामान्य तौर पर स्टील के बनते हैं, पहले लोहे के बनते थे। उसके पहले राजा महाराजाओं के समय में कभी चांदी का बनता था, कभी सोने का बनता था, कभी तांबे का बनता था, कभी पीतल का बनता था, कभी चमड़े का भी बना था। वो मैं इतिहास से पढ़ाने लगूंगा आगे, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे चमड़े के सिक्के भी पाए जाते थे। तो ये सिक्के वहां से मिलते थे। और मुहरे, मुहर में वही आता है जो राज्य के चिन्हों का प्रतीक जो होता था, मुहरे, उसका भी धन के रूप में ही इस्तेमाल होता था और राजकीय कार्यों में भी उसका इस्तेमाल होता था, तो वो मुहरे कहलाती थी। तो इनसे भी, यहां से भी जो हमको जानकारी मिलती है उसको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब कि पुरातत्ववेत्ता जो जमीन की खुदाई करते हैं, जो भवने टूटे फूटे खंडारों में से खोदते हैं, निकालते हैं, उनको क्रमशः उनका अध्ययन करके उनसे जो इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं, वो कैसे स्रोत कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। उनमें अभिलेख आते हैं, सिक्के आती हैं और मुहरे आते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस पार, साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, आज सुनते हो ना आप लोग। ये क्या होते हैं? पुस्तकें होती हैं, इनमें वर्णित बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये साहित्य कितने प्रकार का हो सकता है? धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य का मतलब कोई बताएगा धार्मिक साहित्य का? हाँ, धर्म। धार्मिक साहित्य में एक शब्द आया धर्म, तो वो धर्म का मतलब क्या? जाहिर सी बात है कि धर्म का मतलब कि जितने भी धर्म आप जानते हो, नॉर्मली आप कितने धर्म जानते हो? कुछ धर्मों के नाम जानते हैं आप लोग? क्या? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ऐसे ही पारसी हुआ करते थे, जैन हुआ करते थे, बौद्ध हुआ करते थे। विदेशों की बात कर ले तो मिस्र में एक अलग तरीके की, मेसोपोटामिया में अलग तरीके की, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग धार्मिक ग्रंथ चला करते थे। तो उन धर्मों से संबंधित लोगों ने अपनी जो धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं, वो जिस समय में लिखी गई, उस समय कौन राजा था, कौन महाराजा था, उसमें क्या घटनाएं हुई, किस राजा ने किसको हराया, कौन जीता कौन हारा, रामायण देखा है ना। तो रामायण को अगर आप कहोगे तो रामायण क्या है? एक धार्मिक साहित्य है। इस धार्मिक साहित्य से भी तो हमको इतिहास का कुछ पता चलता है। लंका कहाँ है, अयोध्या कहाँ है ना, पता चलता है ना। महाभारत की बात करें तो हमें पता चलता है, हस्तिनापुर की बात हमें पता चलती है, लाक्षागृह सुनोगे तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती है। तो धार्मिक साहित्य से भी हमको जानकारी मिलती है इतिहास की। धर्मेतर साहित्य का मतलब धर्म से अलग जो साहित्य लिखे गए। तो धर्म से अलग साहित्य बहुत सारे तौर तरीके के लिखे गए हैं। कोई यहाँ का राइटर हुआ, लेखक, उसने कुछ किताब लिखी, उस किताब में भी उन राजा महाराजाओं का जिक्र अगर किया, उनके शासन व्यवस्था का जिक्र किया, वो किस तरीके से अपनी राज व्यवस्था को बना करके रखे थे, तो यहाँ से भी आपको इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, इतिहास की जानकारी आपको यहाँ से भी मिलती है। अब चूंकि आपका देश था तो बाहर से भी लोग आते हैं। कहीं गए हो, नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ कभी गए हो? तो वहां जब जाते हो तो वहां आकर के बताते हो ना, अरे वहां का तो समोसा बड़ा अच्छा है यार, कहते हो कि नहीं कहते हो? वहां पपीता बड़ा अच्छा अच्छा फलता है। जाओगे प्रतापगढ़ तो क्या कहोगे, वहां आंवला बड़ा अच्छा होता है, कहते हो ना। लखनऊ के मलिहाबाद में जाओगे तो कहोगे वहां आम बड़ा अच्छा होता है। तो ये विदेशी यात्री भी जब अपने यहाँ आए होंगे तो यहाँ की चीजों का वर्णन कहीं किए होंगे। ये लिखित की बात हो रही है, मौखिक की बात नहीं हो रही। तो साहित्यिक रूप से इन विदेशी यात्रियों ने भी जो लिखा वो क्या हो गया, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्य के माध्यम से भी आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। इतनी बात आप लोगों को आज समझ में आई। अब अगली कक्षा में हम लोग ये बात करेंगे कि ये सब साहित्य हैं कौन, और किन किन धर्म के साहित्यों से हमको कौन कौन से एरिया की, कौन कौन से काल की जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है। धर्मेतर साहित्य, विदेशी यात्रियों के साहित्य, और अभिलेख या सिक्के और मोहरे से क्या क्या हमको पता चलता है, इसके विषय में हम लोग
अगली कक्षा में बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।